हेलो एंड वेलकम बैक टू कैम्बस IQ गाइस। होप यू ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा फैराडेज लॉ। और फैराडेज लॉ में हम दो टाइप के लॉज पढ़ेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है। अगर आपको फैराडेज लॉ क्लियर करना है तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस समझ में आनी चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस आती है और अगर आपने मेरी जो पहली वीडियो है इस चैप्टर की उसको अच्छे से देखा हुआ है तो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस आप क्लियरली समझ सकते हो। ठीक है। तो फिलहाल पहले हम चलते हैं फैराडेज के फर्स्ट लॉ पे। अब वो फर्स्ट लॉ जो होता है फैराडेज का वो कहता क्या। तो पहले बड़े ध्यान से सुनना। देखो भाई, आपका कोई भी सब्सटेंस हो, ठीक है। अब वो जो सब्सटेंस होगा उसका मास क्या होगा, लिबरेट या फिर डिपॉजिट होगा। अब वो लिबरेट हो रहा है या डिपॉजिट हो रहा है सब्सटेंस का मास, तो कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है आपका इलेक्ट्रोड पे। किसी भी इलेक्ट्रोड पे हो सकता है। ठीक है। और ये जब वो मास आपका लिबरेट या डिपॉजिट कर रहा है किसी भी इलेक्ट्रोड पे, तो ये कौन सी प्रोसेस के अंडर में हो रहा है, ये हो रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंडर में। ठीक है। तो इस केस में अगर आपका कोई भी सब्सटेंस होता है वो मास अपना लिबरेट या डिपॉजिट करता है किसी भी इलेक्ट्रोड में ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा क्या, अमाउंट ऑफ चार्ज पास के। ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो। द मास ऑफ सब्सटेंस, किसका, सब्सटेंस का मास डिपॉजिट और लिबरेट, क्या हो रहा है, डिपॉजिट या फिर लिबरेट मतलब निकल रहा है। ठीक है। एट एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड में हो सकता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस के दौरान इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ट के। ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ट के। अब अगर आपको इसके थ्रू भी समझ में नहीं आया हो तो यहाँ पे देखो ये डायग्राम। अब इसके थ्रू मैं समझाता हूँ आपको, बड़े ध्यान से देखें। देखो मेरे पास ना यहाँ पे मैंने एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। ठीक है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ऑब्वियस सी बात है, कॉपर सल्फेट अगर मेरा डिसोसिएट होता है तो किस तरीके से होता है आपको पता होगा, Cu2 पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव। ये हम लोग जानते हैं अच्छे से, बहुत ईजी है। अब इधर ध्यान दो जरा। मैंने आपको कहा कि ये जो दो इलेक्ट्रोड देख रहे हो आप, ये दोनों के दोनों कॉपर के हैं। किसके, कॉपर के इलेक्ट्रोड। मैंने दोनों के दोनों कॉपर के यूज करके सेम टाइप के इलेक्ट्रोड यूज कर रखे हैं। बट फर्क इतना है कि ये काम अलग अलग तरीके से करते हैं। एक आपका ऑक्सीडेशन की प्रोसेस करेगा तो दूसरा आपका रिडक्शन की प्रोसेस करेगा। एक में आपका डिसॉल्व होगा और एक में आपका मेटल बनेगा। अब ये जो वर्ड समझ में नहीं आया तो ध्यान से देखो भाई। ये जो एनोड साइड होती है ना, यहाँ पे जो कॉपर होता है मेरा, ये जो इलेक्ट्रोड है ये डिसॉल्व हो जाता है पूरी तरीके से। कैसे डिसॉल्व होता है, इस तरीके से Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये डिसॉल्व कैसे हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके। सॉल्यूशन में डिसॉल्व कैसे हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके। कौन सा, ये वाला एनोड, ये वाला टर्मिनल की बात कर रहा हूं। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल होता है ना एनोड, मैं इसकी बात कर रहा हूं। और यहाँ पे जो प्रोसेस होती है आपको पता है ऑलरेडी किसकी प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन की। तो कॉपर डिसॉल्व हुआ सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन को लूज करके, तो उसने सॉल्यूशन को दिया क्या, उसने सॉल्यूशन को दिया ये Cu2 प्लस आयन, कैटायन। ऑलरेडी वैसे सॉल्यूशन में कैटायन हमारा प्रेजेंट था, बट अलग से जो दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है। किसके थ्रू, ये वाले जो एनोड है ना इसके थ्रू। अब ध्यान से समझो। अब इलेक्ट्रॉन लूज हो गए तो इलेक्ट्रॉन का ट्रैवल देखो जरा भाई, क्योंकि मैंने डायरेक्ट करंट यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है, सर्किट कंप्लीट करने के लिए। तो जो इलेक्ट्रॉन मेरे ट्रैवल कर रहे हैं वो कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट। एरो देख रहे ना, राइट टू लेफ्ट। इलेक्ट्रॉन आए यहाँ से। अब जैसे इलेक्ट्रॉन आए तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन में Cu2 प्लस के आयन थे, ये कैटायन है, तो ये किसके लिए होगा, ये नेगेटिव चार्ज के लिए अपनी क्या रखेगा, नेगेटिव चार्ज के लिए अपनी मतलब जो होता है ना कि अफेक्शन, उसको रखेगा। तो इट मीन्स ये अट्रैक्ट किसकी तरफ हो रहा होगा, नेगेटिव चार्ज वाले की तरफ। तो जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन आते हुए दिखेंगे नेगेटिव चार्ज वाले, ये तुरंत उन पर झपट्टा मार के एक प्रोसेस कर देगा। और वो कौन सी प्रोसेस होती है, ये Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। और ये जो Cu होता है यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, मेटल। इट मीन्स ये जो ये देख रहे हो, ये जो मैंने ब्लैक ब्लैक लगा रखा है ये कैथोड के सामने, तो ये अब क्या बन गया, ये आपका मेटल बन गया Cu। तो क्या हुआ है, लिबरेट ही तो हुआ। मास लिबरेट कहाँ पे हो रहा है, ये देखो ना, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस हो रही है, वही तो रही है, इलेक्ट्रॉन वहां से लेके यहाँ है। ठीक है, उसने क्या किया, उसने उस इलेक्ट्रॉन को, किसने, ये Cu2 प्लस ने उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना लिया, मेटल बना लिया Cu। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये लिबरेशन ही तो हुआ है, किसी ना किसी इलेक्ट्रोड पे तो हो रहा है, जैसे कैथोड पे होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिंपल है भाई, एनोड साइड में कॉपर आपका डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है, और वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस वहीं पे हुई। और कैथोड में क्या हो रहा है, जो वही कॉपर है वो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर दे रहा, रिडक्शन की प्रोसेस।
और क्या बना दे रहा हूँ, मेटल फॉर्मेशन बना दे रहा हूँ। तो यही होता है मेरे पास फैराडेज का फर्स्ट लॉ। अब देखो मैं यहाँ पे ना थोड़ा मैं पहले इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझा देता हूँ फैराडेज लॉ का, तो होप सो आपको ये क्लियर हो। ठीक है, कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए जरा इधर देखिए, हम सभी को पता है कि इस जो मेरी डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखा जाऊं तो क्या है, यही है जो भाई मास जो है सब्सटेंस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अमाउंट ऑफ चार्ज पास के, तो मैंने ये लगा दिया। ठीक है, चलिए भाई W क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अच्छा, और हम सभी को पता है कि करंट का क्या फॉर्मूला होता है, चार्ज अपॉन टाइम, फिजिक्स में पढ़ा हुआ हमने, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से Q की वैल्यू निकाल सकता हूँ, I इंटू टी, निकाल दी मैंने, है ना। और मैंने इसको क्या कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, है ना। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन में पुट कर दिया, और पहली इक्वेशन में पुट करके मेरे को मिला क्या, मुझे मिला ये W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी, अरे ये तो हुआ, है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इसको हटाया, और जब मैंने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो मेरे पास देखो जरा क्या आया, एक कांस्टेंट टर्म या फिर एक इक्विवेलेंट टर्म आप बोल सकते हो, जिसको हम बोलते हैं Z इंटू आई इंटू टी। अब ये Z क्या होता है भाई, है ना, Z क्या होता है भाई, W आपने बोला सर W क्या होता है, मैंने कहा W तो आपका हो गया मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है भाई, Z क्या होता है, Z होता है आपका इक्विवेलेंट वैल्यू, वैल्यू बोले जो आपको बोलना है इक्विवेलेंट वैल्यू। ठीक है, I क्या होता है, I आपको पता है, I होता है करंट, T क्या होता है, T आपको पता है ऑलरेडी, टाइम, ये तो पता नहीं की भी जरूरत नहीं, है ना। तो अब क्या हुआ, अब बड़े ध्यान से देखना, ये जो Z देख रहे हो आप, ये एक्चुअली में जो Z होता है, ये जो इक्विवेलेंट जो टर्म है आपके पास, ये कांस्टेंट टर्म आया जो, ये जो Z होता है ये हमारे इक्वल होता है किसके, इसके, देखो E अपॉन 965, अच्छा सॉरी थोड़ा जरा वो लिख दिया, 96500। अब आप बोलोगे सर E क्या होता है, तो E स्टैंड फॉर, ध्यान से रखना देखना, E स्टैंड फॉर मोलर मास अपॉन N, समझ रहे हो। तो इट मींस Z का जो फॉर्मूला निकलेगा मेरा क्या निकलेगा, तो Z का जो फॉर्मूला निकलेगा मेरा वो निकलेगा, ये मोलर मास अपॉन N कर दीजिए, मोलर मास अपॉन N, और इनटू में क्या चल रहा है मेरा, इनटू में चल रहा है 96500, समझ रहे हो। तो बस फॉर्मूला आता हो गया आपका Z का। ठीक है, तो मतलब ये Z कहाँ से निकाल सकते हो, इस वाले फॉर्मूले से। अब अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैं बता देता हूँ, ये जो टर्म देख रहे हो आप, ये एक तो ये Z जो इक्विवेलेंट हमने यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के निकाला था, वो एक्चुअली में स्टैंड क्या करता है, E अपॉन 96500। ठीक है, जो E होता है मेरा वो क्या होता है, वो होता है मोलर मास अपॉन N। अब मोलर मास किसका, मोलर मास आपके पास आएगा वो किसी भी जो सब्सटेंस दिया रहेगा क्वेश्चन में उसके मोलर मास की बात करी जाएगी, एंड N होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने आपके ट्रेवल कर रहे हैं या फिर लूज और गेन हो रहे हैं। N मीन्स क्या होता है, N मीन्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन। तो कुल मिला के एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो है एक W, जो W होता है मेरा मास ऑफ सब्सटेंस का, ठीक है, Z इंटू आई इंटू टी, और एक होता है आपके पास Z का फॉर्मूला कि Z कैसे निकलता है, मोलर मास अपॉन N इंटू 96500। तो ये है आपका फैराडेस का फर्स्ट लॉ, तो इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब जो एक वैल्यू आई है यहाँ पे, ये देखो जरा, ये भी तो सोचने पर डाल रही होगी 96500, है ना। और आपने ये वैल्यू कहीं ना कहीं देखी होगी, है ना, ये वैल्यू आपने कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी कि 96500 है क्या, और ये आपने पहले पता है कहाँ पे देखोगे, नर्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चन में ना, जब हम गिब्स पे एनर्जी निकाल रहे थे, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला माइनस एन एफ ई नॉट से, तो एफ वहां पे आता है, एंड एफ स्टैंड फॉर फैराडेस कांस्टेंट। ठीक है, तो फैराडेस कांस्टेंट की वैल्यू आप पुट करते हो। तो अब मैं आपको समझा दूंगा इसके तुरंत बाद, जैसे आप इसको नोट कर लोगे कि ये जो फैराडेस कांस्टेंट है ये आया कहाँ से,
ये वैल्यू मिली कहाँ से? फैराडेज कांस्टेंट अगर कोई आपसे प्रैक्टिकल में एग्जाम में पूछ लेता है कि व्हाट इज फैराडेज कांस्टेंट, ठीक है, तो आपको मैं एक लाइन में डेफिनेशन और कहाँ से ये वैल्यू आई है वो भी समझाऊंगा। तो पहले फिलहाल आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, तो अब हम समझते हैं कि फैराडेज कांस्टेंट होता क्या है, और ये जो 965,000 हमारे पास जो वैल्यू आई थी ना, ये आई कहां से, ठीक है। तो अभी हम पहले यहाँ पे समझते हैं, जरा इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। देखो, अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फैराडेज कांस्टेंट, तो इसकी एक सिंपल से डेफिनेशन लिखना। इसको कहना आप चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर कोई आपसे बोलेगा कि व्हाट इज फैराडेज कांस्टेंट, तो आपको क्या कहना है? आपको कहना है चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब थोड़ा सा समझते हैं, हम सभी ने पढ़ा हुआ है, याद होगा होप्स आपको, सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ही होता है ना? क्या होता है उसमें? 1 मोल, 1 ऐसा नहीं लिखते, सिंपल ऐसा लिखते हैं और ज़्यादा सही रहेगा आपको। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है? इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है? तो जहाँ तक मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा नहीं, है ना, तो मैं बता देता हूँ कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एवोगैड्रोस वैल्यू। क्या होती है एवोगैड्रोस वैल्यू? एवोगैड्रोस लॉ पढ़ा है? 6.022 इंटू 10 की पावर कितना होता है? 23, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कराते हैं चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉन के बारे में, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं ना, अलग अलग साइंटिस्ट ने जब एटम के बारे में अपने अपने ओपिनियन दिया था, तो उस केस में हम इलेक्ट्रॉन के बारे में भी पढ़ते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन ढूंढा गया था। तो उस केस में ना इलेक्ट्रॉन का पूरा अच्छे से समझा रखा। तो जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होता है? 1.602 इंटू 10 की पावर -19, यही होता है, ठीक है, यही होता है। अब आप देखो, ये जो है ये वैल्यू, इनको अब आपने कराना है मल्टीप्लाई, और जब आप इनको मल्टीप्लाई कराते हो ना, तो अप्रोक्सीमेटली, मतलब मोटा मोटा मैं कह रहा, वो आता है 95486 या 7 के समथिंग, चेक कर लेना, ठीक है। और जो इसकी एसआई यूनिट होती है, थोड़ा मैं इधर लिख लेता हूँ इसको, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं जरा उसको हम। जब आप इसको इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कराते हो तो आपके पास आएगा 95487 के समथिंग। और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? देखो, चार्ज की एसआई यूनिट तो आपको पता है, कूलम, ठीक है। और मोल, मोल तो आप ये लिख सकते हो, मोल इनवर्स भी लिख सकते हो या फिर पर मोल भी लिख सकते हो, ठीक है। और अप्रोक्सीमेटली जो लिया जाता है, ये जो वैल्यू आई है ना हमारी 95487, इसको अगर मैं अप्रोक्सीमेटली बोलना चाहूँ तो अप्रोक्सीमेटली इसको लिया जाता है इस तरीके से 96500, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कूलम मोल इनवर्स। तो ये होता है आपका फैराडेज कांस्टेंट, और ये वैल्यू आपकी बहुत काम आएगी। इसके बेस में हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, बट फिलहाल पर हम क्या कर लेते हैं, फैराडेज का सेकंड लॉ भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको तुरंत नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब सेकंड लॉ समझते हैं फैराडेज लॉ का। देखो, इसमें भी कहानी वही है जो फर्स्ट लॉ में, बट जो डिफरेंट एंगल है वो क्या है? पहले वाले केस में हम सेम इलेक्ट्रोड लेते थे, बट इस वाले केस में हम डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड ले रहे हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। देख सकते हो, सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, बट इलेक्ट्रोड आप देखोगे तो दोनों में अलग अलग है, क्लियर है, ठीक है। और दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। अब देखो भाई, यहाँ पे भी सेम वही कहानी है, हम करंट को पास कराएंगे, सेम करंट को पास कराएंगे, बट इस बारी दो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन में। तो कोई ना कोई सब्सटेंस का जो मास होगा, जो डिपॉजिट या फिर लिबरेट हो रहा होगा, ठीक है, किसी भी टाइप के इलेक्ट्रोड में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? अब वो होगा इक्विवेलेंट वेट के, ठीक है। नहीं समझ में आया तो इधर देखो, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वही जो हमने फर्स्ट लॉ में किया था, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में पास करवाएंगे, एक इधर एक इधर, एक इलेक्ट्रोलाइट सिल्वर नाइट्रेट है, एक कॉपर सल्फेट है, कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड हो रखे होंगे, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड्स, मतलब किसी ना किसी इलेक्ट्रोड में कुछ ना कुछ अमाउंट सब्सटेंस का डिपॉजिट या फिर लिबरेट हुआ ही होगा। तो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? वो होता है इक्विवेलेंट वेट के,
ठीक है, नहीं समझ में आया तो अब यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म्स देखो। देखो भाई, हम जानते हैं सिल्वर को एक ही इलेक्ट्रॉन की नीड होती है मेटल बनाने में, एंड कॉपर को कितने इलेक्ट्रॉन की नीड होती है मेटल बनाने में? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर मुझे इनका मोलर मास पता हो, ठीक है, जैसे सिल्वर का मोलर मास 108 के समथिंग होता है एंड कॉपर का आई थिंक शायद 63.5 ग्राम के समथिंग में होता है, तो मैं इनका ना इक्विवेलेंट वेट निकाल सकता हूँ अलग अलग के। जैसे सिल्वर का अलग इक्विवेलेंट वेट निकलेगा एंड कॉपर का अलग इक्विवेलेंट वेट निकलेगा। ठीक है, फिर मैं फैराडेज लॉ का जो फॉर्मूला होता है ना कि भाई मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट, तो जो जो इलेक्ट्रोड मेरे लिए हुए हैं जैसे सिल्वर है, कॉपर है, तो उनका मास और उनका जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप फॉर्मूला चेक करोगे तो फैराडेज लॉ का फॉर्मूला तो मैंने ये निकाल रखा है भाई, 2 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूँ ना मैं, एक सिल्वर वाला लिया, एक मैंने कॉपर वाला लिया, तो उनका जो मास होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? उनके इक्विवेलेंट वेट के, सिल्वर का सिल्वर के, कॉपर का कॉपर के। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखो मैथमेटिकल टर्म, ये तो खैर मैंने आपको बता दिया कि सिल्वर को 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है मेटल बनाने में, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सिल्वर कितना होता है? 108 ग्राम के समथिंग। कॉपर का कितना होता है? 63.5 ग्राम, यही होता है। चलिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर अगर मैं निकालना चाहूँ तो कैसे निकलता है भाई? जितना भी मॉलिक्यूलर मास रहेगा किसी भी टाइप के इलेक्ट्रोड का या फिर मेटल का, उसको आप डिवाइड करा दोगे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको नीड है मेटल बनाने में। जैसे सिल्वर का मेटल बनाने में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की नीड है वो, तो 108/1, तो कितना आ गया? 108 ही तो आ रहा है इक्विवेलेंट वेट। कितना आ रहा? 108 ही तो आ रहा। यहाँ पे कॉपर का आप समझ में आ गया होगा, ऊपर आएगा 63.5, नीचे कितना आएगा? कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको मेटल बनाने में? 2। आई थिंक आ रहा है 31.75 के समथिंग। हो गया। अब जरा इधर देखो, इस वाले फॉर्मूले पे जो मेन फॉर्मूला नजर मारो, सिल्वर एंड कॉपर का तो मॉलिक्यूलर मास। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे को इन दोनों में से किसी एक का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, किसी एक का मतलब अगर मैं जैसे आपसे बोलूं कि सिर्फ मेरे को सिल्वर का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, या सिल्वर का मास मुझे पता लगाना है कि कितना मास सिल्वर का लिबरेट या फिर डिपॉजिट हुआ होगा, तो कैसे होगा देखो जरा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर कितना आया था? 108। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर कितना आया था? ये आया था हमारे पास 31.75। जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो ये जाएगा आपके पास 3 टाइम्स। ठीक है, मतलब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 3.4 टाइम्स ही जाएगा आपका। ठीक है, तो इससे क्या समझे आप? इससे आप ये समझे कि अगर मैं ये जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO है ना, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लेके आ जाता हूँ, तो जो मास सिल्वर का डिपॉजिट हुआ होगा वो 3.4 टाइम ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मास ऑफ कॉपर। समझे? नहीं समझे? ध्यान से देखो इधर, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई जो मास हमारे पास डिपॉजिट होता है या लिबरेट होता है, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं कि कोई भी अगर आपका मास है सब्सटेंस का, वो डिपॉजिट हो रहा है, लिबरेट हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रोड में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके इक्विवेलेंट वेट के। समझ रहे मेरी बात को? इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बट मैंने क्या बोला? मैंने बोला इस तरीके से चीजें आएंगी आपकी कि जो मास होगा, जो भाई जो मॉलिक्यूलर मास होगा मेरा, वो कॉपर के इतने टाइम ज्यादा होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अब रीजन आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि क्यों क्यों भाई बराबर क्यों नहीं आया? कैसे आ सकता है बराबर यार? इक्विवेलेंट वेट चेक करो, जिसका जितना ज्यादा इक्विवेलेंट वेट होगा ना, उतना ही ज्यादा क्या होगा उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास। नहीं समझे? फिर से समझो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहले आप इक्विवेलेंट वेट निकाल लीजिए, चाहे कोई भी टाइप के आपको इलेक्ट्रोड दे रखे हैं। फिर जब आप इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको इक्विवेलेंट वेट को देख के समझ में आ जाएगा कि किसका मास ज्यादा होने वाला है या फिर किसका मास ज्यादा लिबरेट होगा इलेक्ट्रोड में। तो अगर मैं बात करूं सिल्वर या फिर कॉपर के केस में, तो सिल्वर के केस में जो मास लिबरेट हो रहा होगा वो कॉपर के केस में 3.4 टाइम ज्यादा होगा। समझ रहे हो क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर ज्यादा है एज कंपेयर टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ज्यादा कुछ नहीं। सारा गेम इलेक्ट्रॉन का, जिसको जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, ठीक है, उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो उतना ही कम लिबरेट हो रहा होगा। आप ये इस तरीके से भी समझ सकते हो। या फिर जिसको जितने कम इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जिसको जितने कम इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे उसका इक्विवेलेंट वेट उतना ही ज्यादा आएगा। ये तो खैर वैसे डिपेंड करता है कि
क्या कहते हैं, ये तो खैर वैसे मतलब देखा जाए तो डिपेंड ही करता है कि किस टाइप का आपको मेटल दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे तो सिल्वर दिया था तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा था, है ना, तो उस वजह से। बट डिपॉजिट की बात अगर आए तो सिल्वर के केस में क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना, अगर सिल्वर और कॉपर आपको एग्जांपल दिया हुआ है फैराडेज लॉ के केस में, या फिर कोई आपको न्यूमेरिकल करवाया जा रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना जितना भी मास डिपॉजिट होगा सिल्वर का, वो कुछ टाइम ज़्यादा ही आएगा एज कम्पेयर टू कॉपर। जैसे यहाँ पे 3.4 टाइम है। तो यही कहता है मेरा फैराडेज का सेकंड लॉ कि अगर जो मास होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इक्विवेलेंट वेट के। मतलब मास डिपेंड किस पे कर रहा है, इक्विवेलेंट वेट पे। ठीक है, अगर इक्विवेलेंट वेट ज़्यादा है तो आपको जो मास जो लिबरेट मास होगा वो भी ज़्यादा ही आएगा, और अगर आपका इक्विवेलेंट वेट कम है तो जो मास लिबरेटेड होगा इलेक्ट्रॉन में वो भी कम ही आएगा। ठीक है, लास्ट में आप इसको भी लिख सकते हो, ये मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट, ये यहाँ पे लिबरेटेड वाला। ठीक है, चलो, तो होप सो आपको क्लियर हुआ हो। ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना। ये देखो, कभी कभार ऐसा होता है ना कि थोड़ा मैं एक्स्ट्रा समझा देता हूँ, बट जो चीज़ें सिंप्लीफाई है ना उनको क्लियर ही रखो। मतलब जो चीज़ें सिंपल में समझ में आ रही है उनको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत किया करो। जितना चीज़ें मैं यहाँ पे बस बता रहा हूँ, जितनी चीज़ें मैंने आपको लिखाई है उस पर ध्यान दो। सेकेंड लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, सेकंड लॉ में हमारे पास दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, फर्स्ट लॉ में एक ही टाइप का आपके पास इलेक्ट्रोड होता है, जैसे कि कॉपर। समझ रहे मेरी बात को, कोई डिसॉल्व होता है, फर्स्ट लॉ की अगर मैं बात करूँ तो कोई डिसॉल्व हो रहा है तो कोई आपका क्या हो रहा है, उसमें आपके पास जो रिएक्शन है वो कैथोड की या फिर रिडक्शन की रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, और मेटल बना रहा है। लेकिन इस केस में मेटल दोनों ही बना रहा है, लेकिन कौन कैसे बना रहा है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना, सेकंड लॉ के केस में इंपॉर्टेंट होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक न्यूमेरिकल भी आपको मैं सॉल्व करा देता हूँ इसी के केस में। ठीक है, काफ़ी इजी सा न्यूमेरिकल है अगर मैं फैराडेज लॉ के बारे में बात करना चाहूँ। देखो, चलिए तो एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं फैराडेज लॉ के बेस पे। ठीक है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, अब थोड़ा इसको पढ़िए जरा। अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। मास निकालना है कॉपर का, ठीक है, और कुछ नहीं, मास निकालना है कॉपर का। तो कॉपर का आपको पता है, कॉपर को कितने इलेक्ट्रॉन की नीड होती है कॉपर बनने में, सभी को पता है, अभी अभी पढ़ा था। कितने, दो, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, है ना, Cu, दो इलेक्ट्रॉन की नीड होती है उसको कॉपर मेटल बनाने में। और हमको ऑलरेडी पता है, हमने फैराडेज के फर्स्ट लॉ में फॉर्मूला पढ़ा था, W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू टी, है ना, ऐसे कुछ तो है। Z का फॉर्मूला आपको पता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन n इंटू क्या होता है 96500, है ना। इस वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पे, सब कुछ चीजें तो गिवन ही है वैसे भी भाई, हमको देखो ना, आई हमको दे रखा है 1.5 एम्पियर का, और क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है हमको 10 मिनट, ये तो दे रखा है ना। तो अब जरा वैल्यू पुट करके Z की बस यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो। कॉपर का मॉलिक्यूलर मास सबको पता है कितना होता है, ठीक है, 63.5। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास देखो, Z की जो ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली मैं यहाँ पे इसके बदले पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 63.5 अपॉन n, कितना, कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इंटू 96500, और साथ में क्या चल रहा है, आई कितना है 1.5, टाइम कितना है 10। करिए जरा इसको कैलकुलेट, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो आ जाएगा आपके पास 0.2938 के समथिंग। ठीक है, जो वेट आएगा आपके पास वो इतना आएगा 0.2938 ग्राम के समथिंग। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेना, अगर आसपास भी आ रहा है तो आप कर लोगे। ठीक है, तो ये होता है मेरा फैराडेज लॉ, एंड हमने दोनों लॉ डिस्कस करे, और उसके बारे में जो न्यूमेरिकल्स है, देखो जनरली ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, फॉर्मूला याद रखना बस, और कुछ नहीं होता है। कभी कभार चार्ज वाले न्यूमेरिकल आ जाते हैं कि
चार्ज निकालिए, मतलब टोटल चार्ज, तो कुछ नहीं करना है। चार्ज के केस में जितने इलेक्ट्रॉन दे रखे होंगे NF कर देना, जितने भी इलेक्ट्रॉन दे रखे होंगे उसको मल्टीप्लाई करा देना आप किससे, फैराडेज लॉ की वैल्यू से 96500 से। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर सिंपल चार्ज के बारे में पूछा हो तो कि कितना करंट आपका पास होगा तो कितना वैल्यू आएगी, तो सिर्फ n इंटू एफ कराना, जितना भी रिएक्शन में आपको n की वैल्यू गिवन होगी उसको मल्टीप्लाई करा देना 96500 से। वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, और ये भी नहीं है कि बोर्ड में आएंगे कि नहीं आएंगे, उनकी मैं गारंटी दे नहीं सकता, बट हाँ इस टाइप के न्यूमेरिकल्स जरूर आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं अपने नए टॉपिक पे।